हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम रीमान इंटीग्रेशन चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले दोस्तों। ये इस चैप्टर का आज का हमारा सेकंड वीडियो है, सेकंड क्लास है। और फर्स्ट वीडियो में दोस्तों हमने रीमान इंटीग्रेशन चैप्टर जब शुरू किया था तो हमने बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था, जिसमें हमने देखा था पार्टीशन क्या होता है, फिर उसको हम उसका रिफाइनमेंट किस तरीके से करते हैं, इंटरवल ए बी को किस तरीके से सब इंटरवल्स में हम बांटते हैं, फिर अपर रिमान सम क्या होता है, लोअर रिमान सम क्या होता है। उसके बाद चित्र के माध्यम से हमने उसको बहुत अच्छे से समझा था, एग्जाम्पल भी हमने देखा था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसके बाद का एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। वो पिछला वीडियो आप जरूर देखेंगे दोस्तों, उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से और बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ उसके पहले का जो चैप्टर्स है, उस चैप्टर्स के वीडियोस के लिंक भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। थ्योरम क्या कहता है? मान लो f कोई फंक्शन है, ठीक है, एक बाउंडेड फंक्शन है, अर्थात परिबद्ध फलन है। कहां से कहां? क्लोज्ड इंटरवल a b से r में। r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर से दोस्तों, ठीक है। तथा मान लीजिए कि p जो है वो इस क्लोज्ड इंटरवल a b का क्या है? पार्टीशन है, ठीक है। और यदि, है ना भाई, क्या बोल रहे हैं? q यदि पार्टीशन p का क्या है? रिफाइनमेंट है, अर्थात सूक्ष्मतर विभाजन है। रिफाइनमेंट है बोल रहा है, मतलब अवश्य ही q में नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो p से ज्यादा है। p के सारे पॉइंट्स को तो q रखता ही रखता है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी रखता है। तब हमको सिद्ध करना है कि LPF इज लेस देन और इक्वल्स टू LQF, ठीक है। LPF इज लेस देन और इक्वल्स टू LQF, अर्थात पार्टीशन P के रिस्पेक्ट में जो लोअर रिमान सम तैयार होगा वो पार्टीशन Q वाले लोअर रिमान सम से हमेशा छोटा या बराबर होगा। यानी रिफाइनमेंट, इसका ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो कहना चाह रहा है कि जब आप किसी पार्टीशन का रिफाइनमेंट लेते हैं, ठीक है, किसी पार्टीशन का क्या लेते हैं? रिफाइनमेंट लेते हैं, तो लोअर लोअर रिमान सम सदैव बढ़ते जाता है, मतलब घटता नहीं है, या तो बराबर रहेगा या तो बढ़ के मिलेगा, ठीक है। और इसके विपरीत प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे देखो कौन किससे छोटा दिख रहा है? यहाँ पे आपको UQF इज लेस देन इक्वल्स टू UPF, यानी कि देखो रिफाइनमेंट करने से अपर रिमान सम जो अपने को रिफाइनमेंट, देखो कौन किसका रिफाइनमेंट है? Q जो है वो P का रिफाइनमेंट है, ठीक है ना भाई। तो रिफाइनमेंट वाला जो पार्टीशन रहेगा, ठीक है, ये जो रिफाइन हो चुका है, जो फाइन पार्टीशन है, P की तुलना में Q ज्यादा फाइन है, परंतु Q पे जो अपर रिमान सम है वो P पार्टीशन P के रिस्पेक्ट में जो अपर रिमान सम तैयार किए उससे छोटा या बराबर है। यानी कि रिफाइनमेंट करते जाने से अपर रिमान सम की वैल्यू कम होने लगती है, मतलब या तो बराबर रहेगी या तो कम होगी, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज अपने को सिद्ध करना है दोस्तों, ठीक है। तो LPF इज लेस देन इक्वल्स टू LQF और UQF इज लेस देन इक्वल्स टू UPF। मतलब जब भी आप किसी पार्टीशन का रिफाइनमेंट करेंगे तो जो ज्यादा फाइनर होगा, जैसे यहाँ पे P का रिफाइनमेंट कौन है? Q। तो Q जो है वो P से ज्यादा फाइनर है, फाइनर देन P, ठीक है। Q इज फाइनर देन P। Q जो है वो P का रिफाइनमेंट है, P से ज्यादा ज्यादा वो बारीक है या ज्यादा सूक्ष्मतर है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जो ज्यादा फाइनर होगा ना उस पर अपर रिमान सम, जो जिसका वो रिफाइन, जिसको रिफाइन करके वो लाया गया है, ठीक है। तो क्यू किसका रिफाइनमेंट है? P का रिफाइनमेंट है। तो P पर जो अपर रिमान सम है वो Q पर अपर रिमान सम से सदैव बड़ा या बराबर रहेगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। यानी ये चीज हमेशा इससे बड़ी या बराबर रहेगी। तो देखो ये दोनों जस्ट इसमें उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है, इसमें ये इससे छोटा है बराबर, जबकि इसमें ये इससे छोटा है बराबर। यहाँ पार्टीशन P वाला जो है वो लोअर रिमान सम पार्टीशन Q वाले लोअर रिमान सम से छोटा है बराबर, और इसमें जस्ट उल्टा है, Q वाला जो अपर रिमान सम है वो P वाले अपर रिमान सम से छोटा है बराबर है। तो ये चीजें सिद्ध करना है दोस्तों, पहले हम ये सिद्ध करेंगे LPF इज लेस देन और इक्वल्स टू LQF। दोस्तों यहाँ पर पार्टीशन Q जो है वो पार्टीशन P का रिफाइनमेंट है। रिफाइनमेंट मतलब ये होता है कि P के सारे पॉइंट्स को तो Q रखेगा ही रखेगा, लेकिन रिफाइनमेंट है इसका मतलब कम से कम एक पॉइंट को वो एक्स्ट्रा रखेगा ही रखेगा। मान लो वो बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी रख सकते हैं। तो फिर फिलहाल हम थ्योरम को सरल रूप में बनाने के लिए इतना मान लेते हैं कि चलो भाई Q के पास P से सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा है और वो पॉइंट कौन है? Y।
तो इसलिए हम Q को लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू पार्टीशन P यूनियन सिंगलटन सेट Y। मतलब हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि Q जो है जो कि P से रिफाइन है, तो कितना रिफाइन है, मात्र एक पॉइंट एक्स्ट्रा रख रहा है, ठीक है, एक पॉइंट बस एक्स्ट्रा रख रहा है, ये अपन मान के चल रहे हैं, जहां Y जो है वो क्लोज्ड इंटरवल AB में कोई बिंदु है, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि यदि P को हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो किस तरीके से लिखते हैं P को, ठीक है, A जिसको अपन x0 कहते हैं, फिर उससे बड़ा x1, उससे बड़ा x2, इस तरीके से, फिर आप देखेंगे कहाँ तक गया, B तक गया, और B को अपन क्या बोलते हैं, xn बोलते हैं। तो ये पार्टीशन P के पॉइंट्स हो गए। अब Q में जो है P से एक एक्स्ट्रा पॉइंट ज्यादा है, और वो पॉइंट कौन है, y, और वो जो y है वो आप ये जो पार्टीशन P के जो पॉइंट्स है उनमें से किसी भी दो पॉइंट के बीच आप रख सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया है, देखो xk-1 और x के बीच में रख दिया है, और यहाँ पे लिखा भी अपन ने बकायदा कि किसी के बिलोंग्स टू 1 2 3 4 अप टू n, मतलब इस सेट में से कोई भी k हो सकता है, यानी कि y जो है वो किन्हीं भी दो के बीच हो सकता है, y x1 x2 के बीच हो जाए, हो सकता है y x0 x1 के बीच हो, या x3 x4 के बीच हो, मतलब किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच y हो सकता है। इसलिए अपन ने बोल दिया कि भैया k का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है, अर्थात ये y जो है वो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि ये y जो है वो इस पार्टीशन P में नहीं है, अर्थात Q में एक ये जो y है ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, और इसी वजह से ये Q जो है वो P का क्या है, रिफाइनमेंट है दोस्तों। अब सुनिए ध्यान से, हम यहाँ कुछ मान के चल रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि mi जो है वो इन्फिमम वैल्यू ऑफ fx है सच दैट x बिलोंग्स टू ith सब इंटरवल xi - 1 xi, ठीक है। और ये बाजू में लिख दिया फॉर इच i इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू n के लिए, यानी कि जैसे i की वैल्यू आप 1 सोचोगे तो i की वैल्यू 1 सोचोगे तो ये हो जाएगा x0 x1, अर्थात पहले सब इंटरवल के लिए, ठीक है, पहले सब इंटरवल के लिए इन्फिमम ऑफ fx कौन है, mi है दोस्तों, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आप गौर कीजिए, अगर आप p और q को देखें तो दोनों के दोनों पार्टीशंस जो है वो बहुत हद तक सेम है, सिर्फ एक बात का फर्क है कि ये y एक्स्ट्रा है यहाँ पे, और वो ये वाले इंटरवल में y एक्स्ट्रा हो गया है। बाकी देखें तो बाकी तो आपको सेम सेम दिख रहा है, ठीक है, बाकी पूरा पूरा आपको सेम दिख रहा है, यहीं पर आके फर्क दिख रहा है। तो जहां पे फर्क दिख रहा है ना, पूरा खेल उसी पर टिका हुआ है दोस्तों, इसलिए आपकी नजर बार बार यहाँ रहनी चाहिए जहां पे आपने y को शामिल किया वहां पर, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग xi - 1 से xi तक के सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू को mi से अगर व्यक्त करें, तो ऐसी स्थिति में i के स्थान पर अगर मैं k रख के देखूं तो क्या होगा मुझे बताइए। तो अगर mi किसको बोल रहा हूँ, इन्फिमम ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू दिस सब इंटरवल xi - 1 टू xi, ठीक है। अगर मैं i की जगह पे k सोचूं तो ये i की जगह k हो जाएगा, ये इन्फिमम ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू, i की जगह k रखिए तो xk - 1 xk, अर्थात xk - 1 से xk तक के सब इंटरवल में आप उधर देखेंगे, xk - 1 से xk तक के सब इंटरवल में, इस सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू को क्या कहा जा रहा है, mk कहा जा रहा है, ठीक है, इस पूरे सब इंटरवल में, ठीक, इस पूरे xk - 1 से xk तक के सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू कौन है, mk, क्योंकि ये जनरलाइज तौर पे अपन ने लिखा i = 1 to n, सबके लिए बात सच है, तो जब सबके लिए सच है तो i = k के लिए भी ये बात सच होगी, इसलिए हमने i = k रख के ये चीज लाया है। तो xi - 1 से xi तक इस पूरे सब इंटरवल में अगर बात करें तो सबसे इन्फिमम कौन है, इस मतलब kth सब इंटरवल में जो फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू है वो है mk, kth सब इंटरवल में। अब दोस्तों वास्तव में हमने इस kth सब इंटरवल में तो एक पॉइंट ले लिया है पार्टीशन Q बनाने के लिए, P का रिफाइनमेंट बनाने के लिए, Q को P का रिफाइनमेंट बनाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, है ना भाई। अगर मैं यहाँ पर ये देखो, अभी जो आपको पार्टीशन दिख रहे हैं ना, अभी जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, तो समझ जाओ ये पार्टीशन P के पॉइंट्स हैं। तो पार्टीशन P के पॉइंट्स के लिए भैया जो सब इंटरवल बनेंगे वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरीके से बनेंगे, क्योंकि पार्टीशन P के लिए, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, पार्टीशन P के लिए xk - 1 के सीधा उसके बाद कौन आता है, x के आता है, बीच में तो और कोई पॉइंट नहीं है, पार्टीशन P की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देख लो xk - 1 के बाद सीधा x के आता है, और इस पूरे के पूरे सब इंटरवल में, इस पूरे सब इंटरवल में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू कौन है, mk है। परंतु यदि मैं बात करूं पार्टीशन Q की, तो Q में क्या खास है,
क्यू में पी से अलग बात क्या है? तो आप बोलोगे सर ये सारे पॉइंट्स तो क्यू में भी हैं। मैं कहूंगा हाँ ये सारे पॉइंट्स तो क्यू में भी है, परंतु एक्स्ट्रा क्या है, एक वाई नाम का एक पॉइंट है क्यू में एक्स्ट्रा है। इसलिए अब क्यू के लिए जब मैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पार्टीशन क्यू के पॉइंट्स को लेते हुए जब मैं सब इंटरवल्स बनाऊंगा, जैसे पार्टीशन पी रहता है तो अपन सब इंटरवल बनाते कि नहीं बनाते? देखो x0 से x1 तक का एक सब इंटरवल बनेगा, x1 से x2 दूसरा सब इंटरवल बनेगा, इस तरीके से बनाते नहीं। तो क्यू का सब इंटरवल क्या बनेगा? xk-1 से xk सीधा। ये पार्टीशन पी के पॉइंट्स को अगर मैं सोचूं तो ये सब इंटरवल मुझे मिलेंगे, ठीक है, यानी कि पूरा सब इंटरवल मिलेगा, ये पूरा क्यू का सब इंटरवल। परंतु पार्टीशन क्यू के लिए अगर मैं बात करूं तो उसमें ये y वाला y पॉइंट एक्स्ट्रा हो चुका है। और जब इसके सब इंटरवल्स की बात करूंगा तो ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत के सब इंटरवल्स तो इसके पी जैसे ही बनेंगे, देखो ना x0 से x1, ठीक है। ये पार्टीशन क्यू के पॉइंट्स के लिए सब इंटरवल की बात कर रहा हूँ, फिर ये बनेगा, फिर सब सेम से बनेगा। यहाँ पर आने के बाद बातें बट जाएंगी। अब y एक्स्ट्रा आ गया ना, तो अब आपका यहाँ पे xk-1 से पहले y तक का सब इंटरवल बनेगा, फिर y से लेकर के xk तक का सब इंटरवल बनेगा। दोस्तों इस चीज को याद रखिए, यहाँ बंटवारा हो गया, ठीक है। और जब अंतराल अलग अलग बढ़ चुके हैं, इसलिए फंक्शन की इनफिमम वैल्यू की जब बात होगी तो ये इन दोनों में अलग अलग बातें होंगी। तो उसको मैंने लिखा है, देखो एम के स्टार लिखा है, एम के स्टार से मैंने उसको कह के पुकारा है, ये है इनफिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स के माइनस वन वाई, यानी कि एक्स के माइनस वन से वाई तक के इस सब इंटरवल में, ठीक है, इस सब इंटरवल में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू को हम एम के स्टार, और इसका जो दूसरा वाला बचा हुआ हिस्सा है y से x के तक के, इस सब इंटरवल में हम फंक्शन की इनफिमम वैल्यू को m के डबल स्टार से व्यक्त किए। दोस्तों इनफिमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू y टू x के। तो उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही क्लियर है, क्लियरली है ना भाई, स्पष्टतः m के इज लेस देन इक्वल्स टू m के स्टार तथा m के इज लेस देन टू m के डबल स्टार। अब ये कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, m के कौन है, m के कौन है, आप खुद देखो, m के कौन है, इनफिमम ऑफ एफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू x के माइनस वन एक्स के, यानी कि m के तो पूरा का पूरा x के माइनस वन से x के तक के क्लोज इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल में सबसे इनफिमम वैल्यू, इस पूरे इंटरवल में सबसे इनफिमम वैल्यू m के है। और ये लोग बेचारे लोग उनके दो टुकड़ों में, अलग अलग टुकड़ों में इनफिमम वैल्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा इससे छोटा या बराबर होगा, और ये भी इससे हमेशा छोटा या बराबर होगा। अगर आपको कोई डाउट है ना तो इसको आप सरल एक उदाहरण से आप समझ सकते हो। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए कि कोई एक स्कूल है, ठीक है। अब उस स्कूल में विभिन्न कक्षाएं लगती हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। अब मान लो उस पूरे स्कूल में मुझे सबसे छोटी हाइट वाला कोई व्यक्ति मिलता है, सबसे छोटी हाइट वाला कोई व्यक्ति अगर मुझे मिलता है, और मान लो उस व्यक्ति की हाइट है ए, ठीक है, ये ए उसकी हाइट है, किसी स्कूल में मुझे मिलता है, ठीक है। अब उस नगर में बहुत सारे स्कूल होंगे, मैंने केवल एक स्कूल में चेक किया कि सबसे छोटी हाइट वाला कोई व्यक्ति है और उसकी हाइट ए है, ठीक। मुझे नहीं पता, हो सकता है इस हाइट से भी छोटी हाइट वाला कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्कूल में विद्यमान हो, मुझे नहीं पता। तो मैंने तय किया कि भैया अब मुझे क्या करना है, इस नगर में जितने स्कूल हैं उस सब मिला करके मेरे को सबसे छोटी हाइट वाला कौन व्यक्ति है वो ढूंढ के लाओ। तो भैया सब स्कूल में अब देखे कि सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति कौन है करके, तो आप खुद बताइए कि क्या हो सकता है। अच्छा, पूरे नगर में अगर अपन जांच पड़ताल करेंगे जिसमें वो स्कूल भी शामिल है ना, वो स्कूल भी शामिल है जिसमें सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति चुना गया जिसकी हाइट ए है। अब मान लो उस पूरे नगर की बात चलेगी तो हो सकता है भैया कि उस हाइट से भी छोटा हाइट वाला व्यक्ति किसी दूसरे स्कूल में मिल जाए, हो सकता है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि अगर मैं पूरे नगर में चुनाव करूंगा ना तो पूरे नगर में सबसे छोटे हाइट वाला व्यक्ति और किसी एक स्कूल में सबसे छोटे हाइट वाले व्यक्ति की आप तुलना करोगे तो आप बोलोगे सर पूरे नगर की बात करोगे तो हो सकता है सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति आपको किसी दूसरे स्कूल में मिल जाए, मतलब हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा इससे छोटा या बराबर होगा, ये इससे बड़ा नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये जो हाइट भी है ना, वो पूरे नगर के जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में फिर सबसे छोटी हाइट जिस भी व्यक्ति की है उस हाइट को व्यक्त करता है बी, और ए क्या है, किसी एक स्कूल में सबसे छोटी हाइट वाले व्यक्ति की हाइट को
अपन ए से व्यक्त करें। तो ये तो किसी एक स्कूल का आंकड़ा है, ये पूरे स्कूलों में तय किया गया है। सब लोग इसमें चुनाव में, सोचो इस चुनाव में ज्यादा लोग भाग लिए हैं और उसमें सबसे छोटा ये चुना गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इससे हमेशा छोटा या बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे, वैसे ही दोस्तों ये जो एम के है ना, एम के ये इस पूरे इंटरवल में, इसके सब इंटरवल में सबसे छोटा है। अर्थात एम के चुनते समय आपने सारे पॉइंट्स को ध्यान दिया है, सारे पॉइंट्स को। ठीक है, जबकि एम के स्टार क्या है, एम के स्टार केवल जो है एक्स के माइनस वाई से, एक्स के माइनस वन से लेकर के वाई तक के पॉइंट्स में से इन्फीमम चुना गया है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना कि हो सकता है एम के स्टार से भी छोटा पॉइंट, यानी कि फंक्शन का जो छोटा वैल्यू है वो हमको बाजू वाले सब इंटरवल में मिल जाए, सीधी सी बात है, हो सकता है ऐसा। इसलिए जो पूरे चुनाव में आपने लाया है वही सबसे छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एम के इज लेस देन इक्वल्स टू एम के स्टार तथा एम के इज लेस देन टू एम के डबल स्टार। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपन आगे, और फिर आप देखेंगे कि एलपीएफ की वैल्यू कितनी होती है, डेफिनेशन होती है एलपीएफ इज इक्वल्स टू, देखो ये पार्टीशन पी के लिए ले रहे हैं, इसलिए पार्टीशन पी वाले पॉइंट्स पर मैं इसको लिखूंगा समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई डेल्टा एक्स आई। ठीक है, डेल्टा एक्स आई को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 1 टू, है ना, आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन पूरे आएंगे यहाँ पे, m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 m3 डेल्टा x3 सब लोग आएंगे। मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल के लिए क्या मिलेगा, जैसे आई इक्वल टू 1 के लिए मिलेगा m1 डेल्टा x1, आई इक्वल टू 2 के लिए क्या मिलेगा m2 डेल्टा x2, वैसे आई इक्वल टू के लिए क्या मिलेगा, तो m के डेल्टा x के, तो उस सदस्य को मैं अलग से लिख दिया हूँ, देखो अलग से, जो मुझे आई इक्वल के लिखने पर मिलने वाला है उसको पकड़ के अलग से बैठाला हूँ और इसी चीज को फिर से लिख दिया हूँ, और नीचे मैं बता दिया हूँ कि भैया यहाँ पे आई इक्वल टू 1 तक सब चीज है, यहाँ पे m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 ऐसा सब चीज है, सिर्फ i इज इक्वल्स टू के यहाँ पे नहीं है, क्योंकि i इज इक्वल्स टू के लिए मुझे जो यहाँ से मिलने वाला था उसको मैं अलग से लिखा हूँ। अब आप कहेंगे क्यों अलग से लिखे हो, क्योंकि यही वो इंटरवल है जहां पे हमने एक्स्ट्रा काम किया है, y नाम का पॉइंट यहीं पे इंट्रोड्यूस कराया ना, इसलिए, और इसी को तो दो भागों में बांटा गया है ना, इसलिए मैं इसको अलग से लिखा हूँ दोस्तों। अब वो अलग से लिखा हूँ, उसका कैसे काम होगा, कैसे प्रोसेस होगा, आगे देखिए दोस्तों। इसी डेल्टा एक्स के को मैं जो अलग से लिखा हूँ यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स के माइनस 1 लिख सकता हूँ, जैसे डेल्टा एक्स आई को अब एक्स आई माइनस लिखते ना वैसे ही। अब दोस्तों मैं क्या किया बताऊँ, यहाँ पे मैं क्या किया, ये एक्स के हुआ माइनस एक्स के माइनस 1 हुआ, यहाँ ये जो लाइन आई है ना वो आई कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, मैंने भले लिखा है डायरेक्ट लेकिन मैं आपको समझा पूरा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए कि डेल्टा एक्स को मैंने ऐसे लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया बताऊं, मैंने क्या किया यहाँ पे आप देखो रफ कार्य में, मैंने यहाँ पे किया y घटाया और y जोड़ दिया, ये देखो ये चीज अपनी जगह पे और ये लास्ट में अपनी जगह पे, देखो है कि नहीं, और y घटाया और y जोड़ दिया और इनको लिख दिया ऐसा, m के बेचारा गुणा होगा, m के इंटू इतना और m के इंटू उतना, और उतना को अलग से लिखो देखो, और m के दोनों में पड़ गया, देखो m के इनमें भी पड़ गया उनमें भी पड़ गया, इस तरीके से। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा किया, लेकिन किया क्यों दोस्तों, इसलिए किया, y का जोड़ने घटाने का मकसद मेरा इसलिए था क्योंकि y को जब तक मैं जोड़ा घटाया नहीं था, जब तक सिर्फ x के और x के माइनस 1 था, तब तक हमारा ध्यान था पार्टीशन p पे, क्योंकि पार्टीशन p के लिए इस y का कोई रोल है ही नहीं ना, पार्टीशन p के लिए तो x के माइनस 1 के बाद सीधा x के है, इसलिए जब तक ये लिखा था ना m के फिर x के माइनस 1 तब तक ठीक, तब तक पार्टीशन p के लिए सब कुछ सही था, परंतु y नाम का पॉइंट इसमें पार्टीशन q में है। सोचो जरा अगर ये y यहाँ पे हो, अब आप अब देखो ना, अब देखो ये पार्टीशन Q बन गया ना, y आ गया मतलब पार्टीशन Q हो गया। अब आप पार्टीशन Q के लिए लिखोगे क्या लिखोगे, m1 डेल्टा x1 फिर m2 डेल्टा x2, है ना, यानी कि इतने की लंबाई, फिर m3 फिर इतने की लंबाई, फिर m4 फिर, जब आप यहाँ पहुंचोगे ना तब आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि बीच में एक पॉइंट आ चुका है, Q में एक पॉइंट एक्स्ट्रा कौन है, y है, इसलिए जब आप Q के लिए योग लिखोगे तो क्या लिखोगे, m के स्टार, है ना, फिर इस अंतराल की लंबाई लिखनी पड़ेगी आपको, m के स्टार फिर y माइनस एक्स के माइनस 1 फिर m के डबल स्टार, फिर आपको लिखना पड़ेगा y माइनस एक्स के माइनस 1, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो योग तैयार हो रहा है ना, ये किसके लिए तैयार होगा, पार्टीशन Q के लिए तैयार होगा,
परंतु आप बोलेंगे आप ऐसे कैसे एम के की जगह एम के स्टार लिख दिए, कैसे लिख दिए? तो दोस्तों हम, आप ऐसा ना सोचो कि वो उसके इक्वल है, हम ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि वो उसके इक्वल है, हम तो ये बोल रहे हैं कि भैया एम के इज लेस देन इक्वल्स टू एम के स्टार है, इसलिए जब मैं एम के को एम के स्टार से रिप्लेस करूंगा तो ये इक्वल टू वाला रिलेशन होकर के ये इस तरीके से हो जाएगा। इनमें कौन सा रिलेशन है? लेस देन इक्वल्स टू, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं कंपेयर किया हूं कि अगर मैं एम के बदले में एम के स्टार लिख दूं तो ये पक्ष अपने ऊपर वाले पक्ष से मजबूत बन जाएगा, क्योंकि एम के स्टार जो है एम के से बड़ा या बराबर है, तो ऐसे हो गया। वैसे ही इसको रिप्लेस करके मैं एम के डबल स्टार लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी पता चल रहा है कि ये इससे बड़ा या बराबर है, तो वो आ गया। ठीक है, तो ये इससे अब देखो ना, पहले इक्वल टू चल रहा था, अब ये लेस देन इक्वल्स टू हो गया, क्योंकि ये दोनों चीजें है ना भाई, एम के स्टार एम के से बड़ा या बराबर है, वैसे एम के डबल स्टार भी एम के से बड़ा या बराबर है, तो इस तरीके से हमने लिखा दोस्तों। ठीक, आप सभी को पता होगा जब भी किसी चीज को हटा के कोई दूसरी चीज उसकी जगह पे लाते हैं तो उन दोनों में जो रिलेशन होता है उस हिसाब से आगे हो जाता है। अब गौर कीजिए ये कौन है दोस्तों, इसको एकदम अच्छे से गौर कीजिए, ये सारे की सारी चीजें एल क्यू एफ है। क्यों बताऊं एल क्यू एफ क्यों है? क्योंकि अगर आप पार्टीशन क्यू के लिए लोअर रिमान सम तैयार करोगे तो देखो ना, बाकी शुरू शुरू की चीजें तो पार्टीशन पी जैसे ही बनेगी। जैसे पार्टीशन पी में क्या क्या आएगा? m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा, आई की वैल्यू 1 2 3 4 रखते हो ना, m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2, ये तो पार्टीशन पी के लिए भी आएगा लोअर रिमान सम तैयार करोगे तो। और यही चीज पार्टीशन क्यू के लिए भी आएगी, m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2, m3 डेल्टा x3, सब चीज आएगा। फर्क कहाँ पे आएगा? फर्क यहाँ पे आएगा कि पार्टीशन पी के लिए ये सब लाइन से पूरा चलते जाएगा, केवे नंबर की भी बारी आएगी ना तो m के डेल्टा x के हो जाएगा, पूरा एक साथ लेंगे इसमें, क्योंकि y उसमें नहीं है, y पार्टीशन पी में शामिल नहीं है, इसलिए p के लिए लेंगे ना तो m के डेल्टा x के लेकर के आगे बढ़ते जाएंगे सीधा। परंतु जब q की बात आएगी ना तो यहीं जाके बंटवारा हो जाएगा और काम दो भागों में बट जाएगा। इसलिए q के लिए जब दिखेगा ना तो m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2, m3 डेल्टा x3 सब चीज दिखते जाएगा। जब बारी आएगी ना इस बात की, देखो इसलिए i इज नॉट इक्वल टू k, क्योंकि वो चीज दो टुकड़ों में बट चुकी है। कैसे बट चुकी है भैया? पहले तुमको x के -1 से y तक जाना है, फिर y से x के तक जाना है, और इन दोनों सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू को अलग से निरूपित किया गया है, m के स्टार और m के डबल स्टार द्वारा। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, देखो कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे बस एक चीज त्रुटि हो गई है, इस इंटरवल में है ना भाई, x के माइनस वाई मतलब ये वाला हो गया, और इस इंटरवल में ये है भाई, देखो यहाँ पे अपन क्या किए, -y और +y की, और ये वाला इधर आ गया, यानी x के -y मतलब ये वाले सब इंटरवल की बात हो रही है, और इसमें फंक्शन का जो इनफिमम वैल्यू है वो m के डबल स्टार है, तो ये m के डबल स्टार होगा और ये m के स्टार होगा। क्यों बताऊं? क्योंकि ये y माइनस एक्स के -1 है, मतलब ये इस इंटरवल की लंबाई है, और इस सब इंटरवल में फंक्शन का इनफिमम वैल्यू को हम लोग m के स्टार बोल रहे हैं, देखो ये ऐसे, तो ये m के स्टार होगा और ये m के डबल स्टार होगा दोस्तों। मतलब इस वाले हिस्से के लिए दो अलग अलग लिखे गए हैं, आप देख लो, और बाकी सब चीजें यहाँ पे है, यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये कौन है? ये एल क्यू एफ है। ठीक, और इधर कौन था? ये एलपीएफ था, तो सिद्ध हो गया एलपीएफ इज लेस देन टू एलक्यूएफ। और दोस्तों हमने शुरुआत में केवल एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर के चला, क्यू में पी की तुलना में एक पॉइंट एक्स्ट्रा, और ये सिद्ध हुआ। अगर वही क्यू में पी की तुलना में एन पॉइंट्स एक्स्ट्रा होते, ठीक है, आप देख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ क्यू माइनस पी इक्वल्स टू एन, यानी कि यदि क्यू में पी की तुलना में एन पॉइंट्स एक्स्ट्रा होते तो इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करके हम ये चीज आसानी से सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे ही आप ये भी सिद्ध कर सकते हैं, यू क्यू एफ इज लेस देन टू यूपीएफ। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों एक और बात, जैसे मान लीजिए ये तो पार्टीशन पी का रिफाइनमेंट हुआ तो क्यू तैयार हुआ, और जिसपे एल क्यू एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल पी एफ नजर आए। यदि मैं क्यू का एक और रिफाइनमेंट लूँ, ठीक है, और रिफाइनमेंट मान लो मैं लेते जाऊंगा, नया रिफाइनमेंट तैयार करूंगा, पॉइंट्स और भी आगे बढ़ाऊंगा, मान लो नया रिफाइनमेंट तैयार करूंगा आर, तब ये इससे और बड़ा होगा, जैसे ये इससे बड़ा है, वैसे आर भी रिफाइनमेंट तैयार करूंगा तो उससे और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, यानी कि, और वैसे यू वाला क्या होता जाएगा, देखो ना रिफाइनमेंट वाला इस पी वाले से क्या है, लेस देन इक्वल्स टू है। यदि क्यू का मैं और रिफाइनमेंट तैयार करूंगा तो और छोटे जाएगा, मतलब अपर रिमान सम की वैल्यू क्या होती जाती है, छोटे होती जाती है, और लोअर रिमान सम की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और ये एक्चुअल जो इंटीग्रेशन है, एक्चुअल जो एरिया है, जो अपन पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि ये कर्व लिए थे ना, फंक्शन का ग्राफ लिए थे, तो अपन बात कर रहे थे कि उसका जो
वास्तविक जो क्षेत्रफल है उस एरिया के करीब पहुंचते जाते हैं ये अपर रिमानसम और लोअर रिमानसम। अपर रिमानसम घटते हुए और लोअर रिमानसम बढ़ते हुए उस एक्चुअल एरिया के करीब पहुंचते जाते हैं दोस्तों। गजब का कंसेप्ट है। पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके पूरी सीरीज के वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे। रीमान इंटीग्रल पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, पूरे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे। साथ ही साथ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स उसके बाद पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो मैथ्स की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आगे के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत मदद करेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।